कुन्ना कोच रहिंदा कोच हैंडबॉल का कोच है वो रहिंदा। आपने धनवंतरी जी का नाम सुना है? नहीं सुना? आज ये जो घर मेरे हिसाब से एक स्मारक होना चाहिए था। आई होप कि कुछ तो यहाँ ऐसा हो कि पता चले कि ये द धनवंतरी जी का घर हुआ करता था। तो गाइस आज हम आए हैं काली जन्नी वाली गली में। दिस इज एन ओल्ड स्ट्रक्चर। But more important and more interesting building is this, which I'm going to show you right now. ये जम्मू के फ्रीडम फाइटर धनवंतरी जी का घर हुआ करता था। हाय, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? आपको पता है ये किसका घर है? आगे आओ। किसका घर है? ये अभी उनकी दुकान है। हैं? अभी उनकी दुकान है आगे। उनकी दुकान है आगे। तो पहले कौन रहता था यहाँ पे? पहले तो नहीं पता यहाँ पे कौन रहता था। आपने धनवंतरी जी का नाम सुना है? नहीं सुना? आपको पता है ना 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, यस है ना? यस। तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पता है आपको? कौन कौन पता है? पता थोड़े थोड़े से पता है। जैसे? एक गांधी जी का ही पता है। बस? धनवंतरी जी का नहीं पता? नहीं। वो यहीं आपकी गली में रहते थे। ये उनका घर था। घर जाके पूछना मम्मी पापा से, ठीक है? दादू है, दादू दादी, हाँ दादी हैं। उनसे पूछना, ठीक है? थैंक यू, बाय। अंकल तुंदा ना की है? अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੇ ਘਰ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੰਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੰਨਾ ਕੋਚ। ਹਾਂਜੀ? ਕੁੰਨਾ ਕੋਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਚ हैंडबॉल ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਟੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਧਨਵੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ब्राह्मण है। जो ही आज मैं जम्मू की इस काली जमीन में जो एक बड़ी मशहूर गली है जम्मू की बैठा हूँ, जिन सीढ़ियों पर बैठा हूँ, ये सीढ़ियाँ उस महान स्वतंत्रता सेनानी को जाती हैं, उसके घर को जाती हैं, पुश्तैनी घर को, जिसे कामरेड धनवंतरी के नाम से जाना जाता है। ये घर कभी कर्नल दुर्गादत्त महेजी का हुआ करता था। दुर्गादत्त महेजी धनवंतरी जी के पिता, दुर्गादत्त महेजी के 3 पुत्र थे और धनवंतरी जी सबसे छोटे। वो खुद महाराजा की फौज में एक बड़े अधिकारी थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका बेटा कभी एक बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बनेगा और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बगावत को जन्म देगा। जम्मू में बड़े अफसोस की बात है कि आज ये जो घर मेरे हिसाब से एक स्मारक होना चाहिए था, उसका पूरा नक्शा बदल चुका है। कहीं भी कोई ऐसी यादगारी चीज़ नहीं रही है जिससे हम कह सकें कि यहाँ वो महान क्रांतिकारी रहा करते थे। और दूसरी अफसोस की बात ये है कि जम्मू के भी कोई लोगों ने ख़ास इस तरफ ध्यान नहीं दिया। धनवंतरी जी के बारे में भी कोई बड़ी शोध नहीं हुई, उनकी कोई जीवनी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। और आज भी बड़ी मुश्किल होती है अगर उनके बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है तो किताबें ढूंढनी पड़ती हैं, 2-2 लाइनें 4-4 लाइनें मिलती हैं, या फिर पंजाब में कुछ किताबें लिखी गई उनमें कुछ उनके बारे में लिखा मिलता है। जम्मू में बहुत कम है। एक जगह पर प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी और संसार चंद बड़ू जी, जो उस समय डोगरी संस्था के प्रधान थे, उनकी जो एक मुलाकात कामरेड धनवंतरी जी से हुई थी, उनका जिक्र मिलता है। उसमें उन्होंने उनके परिवार का जिक्र भी किया है और कुछ ये भी बताया है कि किस तरह से वो यहाँ रणबीर हाई स्कूल में अपनी 10वीं तक की शिक्षा पूरी करके फिर लाहौर चले गए, क्योंकि उन दिनों जम्मू में कॉलेज में साइंस का विषय नहीं पढ़ाया जाता था, तो उसके लिए लोग लाहौर ही जाते थे। तो इनके अच्छे नंबर आए थे, माँ बाप चाहते थे कि ये साइंस में कुछ करें, डॉक्टर बने, तो वहाँ उन्होंने FSC की, जो उस समय फैकल्टी ऑफ साइंस के नाम से जानी जाती थी।
जब वो कॉलेज में थे तभी वहाँ डीएवी कॉलेज में, तो वहाँ एक प्रिंसिपल होते थे, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, कास्ती मोहन। तो वो भी उन्हें देशभक्ति के बारे में प्रेरित करते रहते थे और वो उनसे बड़े प्रेरित होते थे। अच्छा, और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी यहाँ पे आपसे कि हम जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो मोस्टली सबका डीएवी कॉलेज से ज़रूर एसोसिएशन है। सो इज़ इट कि कॉलेज ही एक था? तो दरअसल बात यह है कि वहाँ उस कॉलेज में उस समय विषय बहुत पढ़ाए जाते थे, साइंस भी था, आर्ट्स भी था और कॉमर्स तक भी थे विषय, तो उसे एक बहुत बड़ा कॉलेज कहा जाता था उस समय। तो वहाँ दूर दूर से जो स्टूडेंट्स थे जो अलग अलग विषय पढ़ने के लिए आते थे वो आते थे। और तीसरी बड़ी बात जो कि 1919 का जो जलियांवाला कांड हुआ अमृतसर में, उसने वहाँ पर बहुत असर डाला। वो असर पूरे पंजाब पर रहा और फिर डीएवी कॉलेज जो था वो उन सारी गतिविधियों का एक केंद्र बन गया, मुख्य केंद्र। मंत्री जी की जो फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन है, जैसा आप बता रहे थे कि उनके बारे में एक्सक्लूसिवली तो कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स का जब भी जिक्र आता है, लाइक भगत सिंह है और जो है, उनमें उनका जिक्र हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही है फ्रीडम स्ट्रगल में? हाँ, जैसे मैं बात कर रहा था कि उनकी पूरी जीवनी का संकलन कहीं नहीं हुआ, शायद हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला। अलग अलग किताबों में जिक्र मिल जाता है। कॉलेज में जैसे मैंने बताया वो वही स्टूडेंट यूनियन में शामिल हो गए थे और फिर जब 1919 का किस्सा हुआ तो उस समय तो 17-18 साल के थे, तो जवानी का जोश तो होता ही है और देश प्रेम का जोश भी उन दिनों था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक आज़ादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। और जलियांवाला बाग के बाद तो एक क्रांतिकारी लहर चल पड़ी, पंजाब से लेकर बंगाल तक। अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी लोग एक धारा में थे। तो उसी में लाहौर कॉलेज में भगत सिंह वगैरह, ये सारा इनका ग्रुप था। तो ये उनके साथ इनकी मुलाकात हुई तो वो जो जोशीले नौजवान थे, जिनके दिल में जज्बा था कुछ करने का, और जो ये समझते थे कि एक क्रांति करके ही, एक मतलब जो बंदूक पर आधारित क्रांति है, उसी से शायद हम ये अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। उसमें वो नौजवान तबका जो उस समय 16 से 20-22 साल तक की उम्र का था वो जुड़ गया। तो अपने धर्ममंत्री जी भी उस समय इसी उम्र में थे और ये पहलवान थे। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी कद काठी देख के वैसे भी 2-4 लोग पीछे हट जाते थे। और इनकी कद काठी से ही जुड़ी एक बड़ी बात है कि जब सैंडर्स को मारने की योजना बढ़ी तो एक गली थी, वहाँ से शक था कि सिपाही आ सकते हैं। तो जिम्मेदारी बनी कि वहाँ से सिपाही को कौन रोकेगा, क्योंकि हमने गोली नहीं चलानी है। तो कहने लगे भाई वहाँ से तो रोकना मुश्किल है। तब इन्होंने जिम्मेदारी ली कि वो मेरी जिम्मेदारी। उन्होंने तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा ना भाई वहाँ ताकत से सारा काम नहीं चलता है। तो कहते हैं इन्होंने कहा था कि आप मेरी जिस्मानी ताकत नहीं देखो, मेरे दिल के अंदर जो देश प्रेम का जज्बा है उसकी ताकत को भी महसूस करो। तो कहते हैं कि इन्होंने अपनी ताकत के बल पे ही 2 सिपाहियों को पकड़कर बड़ी देर तक रोके रखा और वो आगे नहीं जा पाए। तब तक वो जो सारा एक प्लान किया गया था, योजना थी, वो कामयाब हो गई और वो भाग गए भगत सिंह और उनके साथी। और फिर एक बार और किस्सा है कि जब वो भगत सिंह और साथी इनके एक और लूटपाट का केस डुबलियार शायद कुछ ऐसी जगह थी, स्टोर था, तो वहाँ से जब वो भागे हैं तो एक दीवार थी सामने, तो इन्होंने अपने कंधे पर चढ़ा के सबको दीवार पार करवाई, लेकिन खुद इस तरफ रह गए और इनका एक और साथी पकड़े गए दोनों। उसी में फिर केस चला। सैंडर्स केस में तो ये बच गए थे क्योंकि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, लेकिन उस केस में इनको 10 साल की सज़ा हुई और 1930 में ये गिरफ्तार कर लिए गए भगत सिंह की फांसी से पहले ही, और 1933 में इनको अंडमान निकोबार भेज दिया गया। वहाँ भी इन्होंने भूख हड़ताल की कि जो कैदियों के साथ बर्ताव होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैदियों के लिए एक एजुकेशन सोसाइटी बनाई इन्होंने, ताकि पढ़ाई लिखाई के अहमियत जो है उसको समझा जाए और वहाँ कैदी जो बहुत से अनपढ़ थे उनको भी पढ़ाया जाए। फिर इनको हिंदुस्तान लाया गया 1937 में और रिहा कर दिया गया। उसके बाद 1940 में जब ये लाहौर कांग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गए तो फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इनको
जेल में रखा गया, उससे पहले मैं बताना भूल गया कि जब अंडमान से वापस लाए इनको, अंडमान से वापसी पर इनको आज के पाकिस्तान के मिंटगुमरी और गुजरात की जेलों में रखा गया काफ़ी अरसे तक। तो वहाँ भी बड़ी यातनाएं दी गई, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। और फिर 1940 में जब 46 तक जेल में रखा गया तो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। दुर्गा भाभी के साथ, जिन्हें हम जानते हैं भगत सिंह के साथ, जिन्होंने उनकी पत्नी बनकर बंगाल तक उनको पहुंचाया था, उस ग्रुप में भी बड़ी देर तक रहे और बम बनाने के स्क्वाड में भी रहे जब भगत सिंह जी को छुड़वाने की एक मुहिम चली थी, तो जिसमें भगवती चरण बोहरा जी, दुर्गा भाभी के पति जो थे, वो बम धमाके में मारे गए थे, उसमें भी ये शामिल थे। अच्छा, धन्वंतरी जी काठी के तो पहलवान की तरह थे, बड़ी अच्छी सेहत थी माशाअल्लाह, बड़े लोग डरते थे उनसे देख कर ही, लेकिन उन्हें मिस्टर शांत भी कहा जाता था। बड़े शांत स्वभाव के थे, बड़ा कम बोलते थे और उतना ही बोलते थे जितनी ज़रूरत होती थी, और जितना बोलते थे उसे करके भी दिखाते थे। अब जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने योजना बनाई कि भगत सिंह जी को जेल से छुड़ाया जाए बम तैयार करने के लिए, तो लाहौर में बहावलपुर एक जगह थी, वहीं पे सारे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए, वहीं पे योजना बनी। और लेकिन बदकिस्मती की बात थी कि रावी दरिया में बम का प्रयोग करते वक्त भगवती चरण बोहरा जी वो उसका शिकार हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर इन्हें वो जगह खाली करनी पड़ी, भागना पड़ा, क्योंकि पुलिस को इतला मिल गई कि यहीं कहीं कुछ क्रांतिकारी हैं। और फिर जिस इमारत में ये छुपे थे वहाँ बहुत से क्रांतिकारी थे, और दुर्गा भाभी यानी कि भगवती चरण बोहरा जी की पत्नी भी वहीं थी। जो वहाँ बम तैयार हुए थे वो छुपा कर ले आए थे, और धन्वंतरी जी उसी कमरे में सोते थे जिसमें वो बम रखे थे। एक रात सभी सोए थे तो अचानक शोर होने लगा। तो अपने ये धन्वंतरी जी जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे में जो बाकी 2 बम थे वो रखे हुए थे संभाल के कि इन्हें इस्तेमाल करें। तो जब शोर हुआ तो किसी ने इनका दरवाज़ा भी खटखटाया, ये बाहर आ गए, तो क्या बात है? तो वो कहने लगे कि पता नहीं दुर्गा भाभी एकदम अचानक से रात को उधर रो रही है, बहुत रो रही है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है, शायद उनको अपने पति की याद आ रही है। तो ये भी गए कि चलो हम उनको सांत्वना देते हैं। तो देखिए मुकद्दर की बात, जैसे ही ये दरवाजे से निकल के वहाँ पहुँचे हैं तो वो 2 बम भी फट गए। शायद वो कोई एक मुकद्दर था या कोई इंसिडेंट थी या क्या कहा जा सकता है। अगर ये उस कमरे में होते तो शायद वो जिंदा ना होता। इसी तरह जब फिर बाद में 1937 तक गिरफ्तार रहे, फिर 1940 में फिर गिरफ्तार हुए, फिर 1946 में इनको रिहा किया गया। और जब 1940 में गिरफ्तार हुए तभी बड़ी मजेदार बात थी कि चांदनी चौक में ये पहचाने नहीं गए, लेकिन एक पुलिस वाले ने पहचान लिया इनकी ढील डॉल से कि पहलवान थे कि ये वही धन्वंतरी जी हैं। अब चक्कर ये हुआ कि दूसरे साथी तो उनके तेज थे, वो तो भाग गए, ये अपनी ढील डॉल के कारण भाग नहीं सके और पकड़े गए। फिर इनको फिर जेल हुई और काफ़ी देर तक रखा गया। 46 के बाद फिर इनको रिहा कर दिया गया। और 47 नवंबर में, जब अक्टूबर में यहाँ जम्मू कश्मीर में कबायलियों का हमला हो चुका था, तो 47 में नवंबर में जब यहाँ शेख अब्दुल्ला की हुकूमत कायम हो चुकी तो ये जम्मू वापस आया। और उस समय शेख अब्दुल्ला ने जो एक महाराजा ने जो यहाँ एक पाबंदी लगाई थी परमिट की, वो इनके लिए ख़ास तौर पर हटाई गई और इनको बिना परमिट के आने की इजाज़त दी गई। ये आए जम्मू कश्मीर में और अपने कारीगरी इसी मकान में, इसी घर में आए। इनके 2 भाई तब भी यहीं रहते थे। और इनको जिन सीढ़ियों में मैं बैठा हूँ, जिन सीढ़ियों से मैं बात कर रहा हूँ, इसी के पास सीढ़ियों से अंदर जाते दरवाजे की एक बैठक थी जहाँ ये उस समय रहते थे। ये चूँकि क्रांतिकारी गतिविधियों में रहे, अपना सारा जीवन ख़ास तौर पर अपनी जो बेशकीमत जवानी थी वो इन्होंने देश के लिए लुटा दी। और शादी ब्याह का भगत सिंह की तरह इनके दिल में भी कभी कोई ख्याल नहीं आया और ना ही इन्होंने शादी की। तो ये यहीं पे बैठते थे, लोगों से मिलते थे। और कमाल की बात ये है कि क्योंकि ये आयुर्वेदिक इलाज पद्धति के भी माहिर थे, तो कुछ लोगों का इलाज भी करते थे, लेकिन बहुत से लोग संगठनात्मक गतिविधियों के लिए मिलने के लिए इनके पास आते थे। और दिलचस्प बात यह है कि शेख साहब ख़ास तौर पर इनको यहाँ बुलाया था और मजदूर किसान संघर्ष के लिए इनको कहा था कि आप उसके लिए कुछ काम करिए।
तो फिर फैसला हुआ कि टिकरी में, उधमपुर के पास ही एक जगह, यानी जम्मू और उधमपुर के बीच में समझी जाती है, तकरीबन आधे के बीच में। टिकरी आज भी एक बहुत बड़ा मकाम है जम्मू उधमपुर के बीच। वहाँ एक बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर सतह की किसान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और वहीं पर उसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जम्मू के दो दिग्गज, जिन्हें आज डोगरी के विश्व पितामह कहा जाता है या पितामह कहा जाता है, रामनाथ शास्त्री जी और भित्ति चित्रकला के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार संसार चंद बड़ू जी की उनके साथ मुलाकात हुई। तो उस किसान कॉन्फ्रेंस से ही एक अजीब सा किस्सा और जुड़ गया। इधर डोगरी संस्था की स्थापना 1944 में जनवरी महीने की वसंत पंचमी के ऐतिहासिक दिन पर हो चुकी थी और धीरे धीरे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अभी साथियों की तादाद कम थी। रामनाथ शास्त्री जी थे और भी बहुत से लोग थे और संसार चंद बड़ू जी संस्था के पहले प्रधान थे। वो कोशिश कर रहे थे कि हम संस्था की गतिविधियों को कोई और बढ़ाएं और लोगों को शामिल करें, इसमें काम शामिल करें। तभी संसार चंद बड़ू जी ने एक दिन सुझाव दिया कि धन्वंतरी जी जम्मू आए हुए हैं, वो संगठनात्मक जो काम है उसके बड़े माहिर से हैं, तो हम अगर उस सिलसिले में उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें तो शायद कोई हल निकल सके। दोनों राज़ी हो गए और आ गए। और कमाल ये हुआ कि जैसे ही वो कमरे में पहुंचे तो आगे से धन्वंतरी जी बोले, वाह, मैं तो आप लोगों को ही बुलाने वाला था। तो वो दोनों हैरान कि हमें क्यों बुलाने वाले थे। तो बाद में बात खुली कि टिकरी में एक बहुत बड़ी किसान कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जम्मू में जो किसानों की एक क्रांति की शुरुआत शायद पूरे भारत में एक जागीरदारा निज़ाम के खिलाफ बगावत, वो बाबा जित्तो जी ने की थी। तो आप कुछ उनके ऊपर लिख सकते हो, कोई नाटक हम वहाँ पेश करें। अब ये दोनों खुश होकर बाहर चले आए, लेकिन कमाल ये था कि डोगरी में तब तक नाटक नहीं लिखा गया था और कोई नाटक लिखना भी नहीं जानता था पूरी तरह से। लेकिन अब ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया, डोगरी संस्था के लिए भी प्रश्न बन गया कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद हम डोगरी संस्था को आगे ना ले जा पाए। तो रामनाथ शास्त्री जी ने कहा कि जो भी होगा, अब जैसे कैसे भी होगा, हम लिखेंगे एक नाटक। और तब डोगरी का वो पहला नाटक बाबा जित्तो का बलिदान, असली उसका नाम था, वो लिखा गया। शास्त्री जी खुद कहते हैं कि मैं कलात्मक रूप से, जो साहित्यिक रूप से उस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उस समय की भावनाओं के तौर पर या उस समय एक प्रयोग के तौर पर वो नाटक लिखा जाना ज़रूरी था और उसे टिकरी में खेला गया। वहाँ उस समय के उप प्रधानमंत्री जम्मू के बख्शी गुलाम मोहम्मद, वित्त मंत्री गिरधारी डोगरा जी और ये बुद्ध सिंह जौहर जी, सूचना प्रसारण मंत्री और धन्वंतरी जी और दूसरे बहुत और हज़ारों की तादाद में किसान जो थे वहाँ आए थे। और उस जो एक नाटक था उसने किसानों में एक बहुत बड़ा संदेश दिया जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ। और वहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने भी बड़े जोश और उत्साह के साथ खेला। और फिर धन्वंतरी जी ने वहाँ एक किसान मजदूर एकता के बारे में भाषण भी दिया, जिससे कि जम्मू में थोड़ी सी एक जो मुहिम है, हम कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं कि जो निचला कामकारी वर्ग है, मजदूर किसान वर्ग है, उसे जोड़ने के लिए। बाद में फिर वो सहयोग देते रहे, कुछ राजनीतिक तौर पर उनके मतभेद भी हुए, लेकिन वो इसी कमरे में लोगों से मिलते रहे और वैद हकीमी का काम भी करते रहे। तो बड़ा अच्छा रिश्ता रहा उनका लोगों के साथ, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गए थे। जेल में बड़ी यातनाएं मिली थी। और फिर एक किस्सा था जिसमें वो जेल में साथियों को दीवार पार करवाते, दो साथी उन पर गिर पड़े थे, उनकी पसलियों को बड़ी चोट आई थी, कुछ पसलियाँ टूट भी गई थी और क्रांतिकारी होने के नाते वो कहीं इलाज भी नहीं करवा पाए किसी अस्पताल में, क्योंकि पकड़े जाने का डर था उन दिनों। तो वो एक ज़ख्म अंदर बन गया था। वो ज़ख्म और उनकी जो बीमारियां थी वो बड़ी घातक सिद्ध हुई और 13 जुलाई 1953 को वो हमेशा के जो हमें और इस जम्मू की धरती को और यूँ कहा कि पूरे क्रांतिकारी इतिहास के एक पन्ने को वो छोड़ कर चले गए। लेकिन आज भी मुझे इस बात का बड़ा दुख है, अफसोस है कि उनके नाम का ना कोई स्मारक है, ना ही उनके नाम से कोई जगह रखी गई है और कोई शोध भी नहीं हुआ है।
जम्मू यूनिवर्सिटी में भी या निजी तौर पर भी किसी संस्था ने, किसी साहित्यिक संस्था ने, किसी जो अपने बड़े स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, किसी ने उन पर शोध नहीं करवाया ताकि उनकी जो पूरी जीवनी है वो सामने आ सके। सो ये एक छोटी सी कोशिश थी धन्वंतरी जी की कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ आप तक पहुंचाने की। अनफॉर्चुनेटली जो उनका घर था वहाँ तो फ़िलहाल उनकी फैमिली से कोई भी नहीं रहता है। जो अभी यहाँ पर करंटली रह रहे हैं उनसे भी बात नहीं हो पाई, बट ऑफ द रिकॉर्ड शी टोल्ड मी कि वो 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। एंड आई डोंट नो वेदर शी नोज़, मतलब उनकी फैमिली ये जानती है या नहीं कि वो किस ऐतिहासिक शख्सियत के घर में आज रह रहे हैं। ट्राई टू टॉक टू अ फ्यू लोकल्स, उन्हें भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं। सो आई होप कि कुछ तो यहाँ ऐसा हो कि पता चले कि ये द धन्वंतरी जी का घर हुआ करता था। एंड ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ इन एब्सेंशिया वी कैन थैंक एंड सल्यूट द फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी वजह से आज हम लोग इस आज़ाद देश में आराम से जी रहे हैं। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग टू 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। जय हिंद।